वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में पार्ट 2 है किसका दोस्तों, क्लास 10th का लोकतांत्रिक बुक से। जो पहले पार्ट का नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या दोस्तों, सत्ता की साझेदारी। इसमें दोस्तों अपन ने पार्ट 1 में जान लिया था इसका परिचय क्या है। इसके बाद बेल्जियम और श्रीलंका के विवाद कैसे हैं, किस किस प्रकार जातीय भेदभाव हुआ और इस प्रकार से चुनाव सत्ताधारी क्या क्या हुआ, इसके बाद इस जान लिया था अपन ने। और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद जान लिया था कि श्रीलंका में कौन सी जाति की, कौन से धर्म की सबसे ज़्यादा संख्या है। इसके बाद दोस्तों अपन ने यहाँ तक और श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण बना, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सारे हजारों लोग मारे गए, हजारों की संख्या में शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में गए। और यह गृह युद्ध 2009 तक के इस युद्ध का अंत हुआ। यहाँ तक अपन ने पार्ट 1 में जान लिया था दोस्तों। पार्ट 1 मैंने वो वीडियो बड़ा हुआ था तो मैंने उसको पार्ट 1 और 2 में डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपको अपन को ये पार्ट 3 या 2 हो सकता है। क्या दोस्तों, पार्ट 2 या 3 आपको वीडियो में पता चलेगा जब दोस्तों के 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। वहीं से शुरू होगा क्या, बेल्जियम की समझदारी। आज क्या जानेंगे दोस्तों, बेल्जियम की समझदारी। अब बेल्जियम ने थोड़ा श्रीलंका से अलग ही समझदारी दिखाई है। क्या दोस्तों, बेल्जियम से थोड़ा हटके समझदारी दिखाई। किसने, बेल्जियम ने थोड़ा हटके समझदारी दिखाई। किससे, श्रीलंका से। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से रास्ता अपनाने का फैसला किया। बेल्जियम ने क्या किया, जो श्रीलंका का जो रास्ता था, श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने बेल्जियम के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। जो बेल्जियम के अंदर क्षेत्रों के अंदर जो विवाद हो रहे थे, वो जो संस्कृति थी और विविधता थी, उनको स्वीकार किया। उनने उन चीज़ों को स्वीकार कर लिया। और 1970 और 1993 के बीच में, सन 1970 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। संशोधन क्या मतलब होता है दोस्तों, संशोधन का मतलब होता है कि कुछ संविधान में से हटाना और कुछ संविधान में जोड़ना, यही होता है संविधान में संशोधन। तो इन लोगों ने जो पहले के नियम थे उनको थोड़ा हटाया होगा और कुछ नया उसमें ऐड किया। तो इसमें संविधान में संशोधन किया कितने बार, 4 बार संविधान में संशोधन, 4 बार ने संविधान में संशोधन किया। सिर्फ इस बात के लिए किया गया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को क्या दोस्तों, बेगानेपन का एहसास ना हो। क्या ना हो, बेगानेपन का एहसास ना हो। दोस्तों, जो बेगानेपन शब्द है, जो बेगानेपन शब्द का मतलब है कि किसी को ये पता ना चले कि इनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव। क्या हो रहा है, भेदभाव, या इनके साथ क्या हुआ है, इनके जो हित हैं उनसे बहिष्कार हुआ है या उनको हितों को नकारा जा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने किसी भी आदमी को बेगापन का एहसास ना हो, इस प्रकार से उन्होंने संविधान में संशोधन किया और सभी मिलजुल कर रह सकें। और इन्होंने कहा इस प्रकार का इन्हें एहसास भी ना हो और सब जन कैसे एक साथ में मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है। उन्होंने जो व्यवस्था की वह व्यवस्था कैसी है, बड़ी ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया जैसा बेल्जियम ने किया। ऐसा कोई और देश नहीं कर पाया है, ऐसा और कोई देश नहीं कर पाया जैसा बेल्जियम ने अपने विचार करे और लोगों का बुरा भी नहीं हुआ। उन लोगों ने संविधान संशोधन भी कर लिया और सरकार भी चलाई और नहीं कर पाया कोई। अब है बेल्जियम की मॉडल। विशेष जानकारी के लिए देखें बॉक्स में कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। बॉक्स में लोग कुछ बातें लिखी गई हैं, जो बातें बॉक्स में निम्नलिखित हैं। बातें क्या हैं दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर बातें हैं कि गृह युद्ध है, जो गृह युद्ध हुआ था, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले
कि वह युद्ध सा लगे तो इसे ही गृह युद्ध में बता दिया था। अब बोले हैंगे इन लोगों ने कुछ पार्ट बनाए, क्या बनाए, पार्टों में एक चार्ट में डिवाइडेड किया कि किस प्रकार से इन लोगों ने इसको व्यक्त किया है संविधान को। किन लोगों ने क्या किया है कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान रखा, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान रखा, इस बात का स्पष्ट प्रावधान रखा कि केंद्रीय सरकार, कौन सी केंद्र सरकार, दोस्तों अपने भारत में देखते हो कि केंद्र सरकार अलग होती है और राज्य सरकार अलग होती है, और जिला के अंदर जिला जो विधायक होते हैं जिला के अंदर अलग पावर होती है। इस प्रकार से सरकारें हैंगी। अब इस यहाँ क्या हुआ, इन्हें जो केंद्र थी केंद्र सरकार, अब केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। इन लोगों ने जो प्रावधान किए हैं उनमें उसमें कहा है इन्होंने कि संशोधन में कि जो केंद्र होगा उस केंद्र में जो मंत्री बनेंगे अपने, उस मंत्रियों की संख्या फ्रेंच भाषा की और डच भाषा की, दोनों की भाषा कैसी रहेगी, समान रहेगी। और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाइयों के लोग हों। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने कहा कि जब केंद्र में दोनों भाषाओं के क्या होंगे, मंत्री, दोनों भाषाओं के मंत्री होंगे तो तो कोई कानून बनेगा। तो जब दोनों लोग क्या देंगे इस पे मत यानी दोस्तों वोट यानी दोनों लोग क्या देंगे इस पे, वोट। जब दोनों लोग इस पर वोट देंगे तभी कोई नया कानून बनेगा। तो कुछ ऐसे विशेष कानून तभी बन सकते हैं, कब बन सकते हैं, जब यह संसद में बहुमत हो। क्या कह रहा है, जब समूह के सांसदों का बहुमत हो। अब आपने भी अपनी संसद में देखा होगा, कोई बिल पास होता है या कोई कानून बनता है तो सब कुछ संसद में बहुमत से होता है। यदि लोकसभा में देखो तो दोस्तों सांसदों का बहुमत होता है, और विधानसभा में देखें तो दोस्तों विधायकों के द्वारा बहुमत होता है। विधायिका में बहुमत किसके द्वारा होता है, विधायकों के द्वारा बहुमत होता है। उसके पक्ष में होगा, क्या बोले, जो संसद में जिसके पास बहुमत होगा और जिसके ज़्यादा वोट होंगे उसी के पक्ष में होगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। अब दोनों उन लोगों का क्या हुआ, 50-50। अब दोस्तों पता है जब अपन को सरकार बनानी पड़ती है तो उस दूसरे से आधे से अधिक अंक की आवश्यकता होती है। कितने, आधे से अधिक अंक की आवश्यकता होती है। यदि इन लोगों ने 50-50 का हिसाब किया, कितने का, 50-50 का, जब 50 50-50 का वो किया हिसाब कि 50-50 मंत्री बन सकते हैं अपनी सरकार में। तो यदि बहुमत चाहिए तो एक व्यक्ति को यानी एक सरकार को कितने मत चाहिए, एक सरकार को 51 वोट चाहिए। कितने चाहिए, 51, तभी उसके पास बहुमत होगा। जब 51 होगा तो एक इससे कितने हो गए, इससे 2 वोट अलग हो जाएंगे। तो ये तभी हो सकता है जब कोई दूसरी सरकार से जब कोई दूसरे विपक्ष का किसमें पक्ष में वोट करे, तभी ऐसा ने माना कि एक तरफा इससे क्या होगा कि इससे एक तरफा फैसला नहीं होगा। इससे थोड़ा उन लोगों को अच्छा लगा, उन लोगों ने इनकी बात को माना। अब आगे चल के क्या होता है दोस्तों कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ, क्या बोले, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ, केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियाँ हुई, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों में, कहाँ, देश के 2 इलाकों में, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों में क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द, क्या है, सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द कर दिया यानी सौंप दिया। किसको, सुपुर्द यानी दो केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ थी उसको 2 भागों में, इन 2 इलाकों में क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द यानी सौंप दिया, यानी उनको दे दिया। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। जो बेल्जियम है, बेल्जियम ने कहा कि जो राज्य सरकारें होगी वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। अब ब्रुसेल्स है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, क्या है, ब्रुसेल्स, यहाँ पर अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व यानी दोनों समुदायों का बराबर भाग है, यानी समान है, समान प्रतिनिधित्व है, यानी समान मत है, समान वोट है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के
इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। जो फ्रांस के लोग थे, फ्रेंच भाषा के लोग थे, इन लोगों ने इस जो ये संशोधन हुआ, इस संशोधन का प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी जो डच भाषा थे, डच भाषा के लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो जब केंद्र सरकार में इन लोगों ने किसका बात मान ली? फ्रांस की। तो फ्रांस ने किसकी बात मान ली? डच की। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे की बात मानी और इससे वे प्रतिनिधित्व किया और एक दूसरे से स्वीकार हुए और संतुष्टि हुई। अब आगे क्या हुआ? आगे दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा, बोले हैं केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। अब इसमें क्या दो सरकारें बता दी थी आपको बेल्जियम में, कि एक तो होगी केंद्र सरकार। क्या होगी? केंद्र सरकार जो सबसे बड़ी होगी, ऊपर होगी। अब उससे नीचे होगी राज्यों की सरकार। किसकी होगी? राज्यों की सरकार। जिस प्रकार से अपने भारत में केंद्र सरकार है, दिल्ली में भी सरकार अलग होती है, लेकिन केंद्र संसद में जिसका बहुमत है उसको, वह लोकसभा में जिसका बहुमत है वो है केंद्र सरकार। इसके बाद अलग से दूसरे नंबर पर होती राज्य सरकार। क्या होती? केंद्र के नीचे होती हैं राज्य सरकारें। अब यहाँ पर बात हुई कि एक तीसरी सरकार भी होती है। तीसरी सरकार बोले तो तीसरी सरकार कौन हुई? विधायक। अब जिसके क्षेत्र में जिसका विधायक होगा उसी का काम होगा। तो अब यहाँ पर देखो कौन सी तीसरी सरकार है। इस तरह की तीसरी सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। कौन सी? सामुदायिक सरकार। सामुदायिक में समूह बनाया, सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। अब क्या बड़ी परेशानी हुई दोस्तों? क्या परेशानी हुई? कि अभी तक तो इन लोगों ने आपस में बराबर समान अधिकार देते देते यहाँ तक सरकार को ले आए और एक दूसरे की बात मान गए। अब दोस्तों बोले कि एक तीसरी सरकार भी होती है, जो सरकार कहाँ से चुनाव लड़ती है, जो कहाँ से बनती है सरकार, वो एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा सरकार चुनती है, यानी जो समुदाय बनता है। या तो वह डच होगी, या फ्रेंच होगी, या जर्मन होगी। या डच, फ्रेंच या जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों। क्या क्या? इन भाषाओं के लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ वहाँ भी चाह सकते हैं, उस प्रकार से अपनी भाषा के आधार पर सरकार बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं, जहाँ भी लोग रहते हैं। इस समुदाय सरकार को चुनती हैं। ये समुदाय क्या कहते हैं? समुदाय सरकार को चुनती हैं। अब दोस्तों आपने अधिकार तो दे दिया 50-50 का, लेकिन एक बात क्या कह दी कि आपके मोहल्ले में जिसका बहुमत अधिक होगा, जिसकी संख्या अधिक होगी, उसके समुदाय उतने ही अधिक होंगे। अब जिसके समुदाय अधिक होंगे, यानी जिसके सांसद अधिक होंगे या जिसके विधायक अधिक होंगे, सरकार उसी की होगी। तो इस सरकार बोले समुदाय सरकार को चुनती हैं। कौन? समुदाय चुनती हैं। अब समुदाय किनके द्वारा बनाए गए? भाषाओं के द्वारा। अब भाषाओं को द्वारा तो आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि भाई साहब एक ही भाषा की सरकार बनेगी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इस सरकार को संस्कृति जो सरकार बनेगी उसको संस्कृति और शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। लो बोले इन समुदायों के द्वारा जो सरकार बनेगी, उस सरकार को किस पर अधिकार है? संस्कृति यानी गाना बजाना, पहनना ओढ़ना, ये सब कुछ संस्कृति में आते हैं। और शिक्षा, संस्कृति पर, शिक्षा पे, और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। इसके बाद आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि बेल्जियम ने सीधे प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से सरकार बनाने का काम किया, चलाने का काम किया। कि जो आपको जटिल लगा, निश्चित रूप से यह जटिल है। जटिल यानी कठिन है दोस्तों। यह क्या? कठिन है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी है। और कहाँ किसके लिए है? जो बेल्जियम में रहते हैं लोग, उनके लिए है। क्योंकि समुदाय के रूप में सरकार बन रही, समुदाय बनाएंगे वही सरकार बनाएंगे, उन्हीं का मत होगा। अब जिसकी ज़्यादा भाषा हो, जिस भाषा के लोग, जिस भाषा के धर्म के लोग होंगे, उसी के समुदाय अलग होंगे, अधिक होंगे तो उसी की क्या होगी? सरकार होगी। यह व्यवस्था बेहद सफल रही। क्या बोले? फिर भी यह व्यवस्था कैसी रही? सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर
विराम लग गया। इससे क्या हुआ, आकांक्षाओं पर इससे क्या हुआ, लेकिन लोगों को समझ गए कि हमें थोड़ा केंद्र में बोलने का अधिकार तो है, राज्य सरकार में बोलने का अधिकार है। उससे क्या हुआ, गृह युद्ध पर क्या लग गया, विराम लग गया। वरना गृह युद्ध की स्थिति, क्या बोले हैं, यदि गृह युद्ध पर विराम न लगता तो गृह युद्ध की स्थिति क्या होती, गृह युद्ध की स्थिति में, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार, जो बेल्जियम है वह बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। किसी कारण से बेल्जियम क्या हुआ, बटा नहीं है, किसमें, 2 भागों में। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया, जब क्या क्या यूरोप में एक यूरोपीय संघ है, जब यूरोप के अनेक देशों ने मिलकर एक यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया या फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। किसको, यूरोपीय संघ है, जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय किसे चुना गया, ब्रुसेल्स को। अब ब्रुसेल्स को क्यों चुना गया, आप समझ सकते हो कि ब्रुसेल्स को क्यों चुना गया है। आप ये छोटू बिंदु हैं, इसको अब बताएं आपको कि कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़ें और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों को कतरने जमा करें। 5-5 छात्रों के 2 समूह बनाएं, साथ में यह काम कर सकते हैं। दोनों समूह अपनी सारी कतरन साथ मिलाकर कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं। किस प्रकार के काम कर सकते हैं दोस्तों, इससे क्या होगा, जो आपने इनने एक टॉपिक दिया, इससे क्या हुआ, आप जब अखबार पढ़ेंगे तो कतई नहीं बना अच्छे संबंधों के देशों के बारे में। इससे क्या हुआ, सारे झगड़ों को उनके स्थान, अपने प्रदेश, देश से बाहर के हिसाब से वर्गीकृत करें। क्या करें, वर्गीकृत करें। इन टकरावों के कारण जानने की कोशिश करें कि इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे लेकर सकते हैं। अब इस प्रकार से जब अखबार पढ़ेंगे तो आप श्रीलंका और बेल्जियम के अलावा भी कई देशोदेशों का नाम पाएंगे। किस किस विवाद को सत्ता में साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है, ये आपका होमवर्क है, वो कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो आपको देश के विदेश के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होगी, और जानकारी प्राप्त होने से और आपकी ज्योग्राफी में और भूगोल में पकड़ अच्छी बनेगी, इससे समझने में काफ़ी आसानी होगी। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है। क्या बोले हैं, जो बेल्जियम है, इन बेल्जियम और श्रीलंका की दोनों कथाएं आपने सुनी हैं, बाँची हैं, तो इनसे आपको क्या मिली, शिक्षा मिली। किसके लिए मिली, सत्ता के लिए, समझ के लिए। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। क्या दोनों ही देश कैसे हैं, लोकतांत्रिक। फिर भी सत्ता के साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। बोले यदि सभी समुदायों को एक साथ नहीं लिया तो क्या हुआ, देश बढ़ जाएगा। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए और श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया, जबकि श्रीलंका में इसके जस्ट उल्टा हुआ। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला लिया गया, यदि ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। यदि किसी भी जाति, किसी भी धर्म को आपने सत्ता से में जाने से वंचित किया या आपने उसको अपने साथ नहीं लिया, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे देश के अंदर टकराव की स्थिति बन सकती है। इससे क्या, टकराव की, उससे गृह युद्ध बढ़ सकते हैं, और इससे क्या हो सकता है, गृह युद्ध के साथ साथ क्या हो सकता है, देश बंटने का खतरा रह सकता है। अब इसके आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं। दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।